गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? राइट, दैट इज डायरेक्टिव एट द रेट पेज डायरेक्टिव एंड पेज क्लास। नाउ टुडे वी विल कंटिन्यू विथ द फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ एन ASP.NET पेज। राइट, अगर हम कोई भी ASP.NET पेज डिजाइन करते हैं तो उसका फॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होगा? जैसे आपने सी लैंग्वेज पढ़ने से पहले आपने उसका स्ट्रक्चर देखा था, राइट, कि आपको फाइल इंक्लूड करने के लिए पहले इंक्लूड का यूज करना पड़ेगा, फिर मेन फंक्शन होगा, वो सारी चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ी थी। वैसे ही हम ASP.NET के लिए जो भी उसका स्ट्रक्चर है वो हम पढ़ेंगे, राइट। So the first thing within ASP.NET structure is ASP.NET page structure is directives, right? हमने पढ़ा कि जब भी हम कोई भी टेम्पलेट का यूज करते हैं, दैट इज वो इधर वेब पेज है या फिर यूजर कंट्रोल है या फिर मास्टर पेज है, कुछ भी है, राइट। तो वो सारे टेम्पलेट्स के ऊपर अगर हम सोर्स कोड देखेंगे, देन द फर्स्ट लाइन विल बी ऑफ डायरेक्टिव्स, बिकॉज डायरेक्टिव से ही कंपाइलर को पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर जो टेम्पलेट है या फिर ये पर्टिकुलर जो एंटिटी है जो हमने ASP.NET के अंदर यूज की है वो कौन से टाइप का टेम्पलेट है, राइट। दैट्स वाई अगर आप कोई भी ASP.NET पेज देखोगे, राइट, तो उसके ऊपर आपको सोर्स कोड में जो फर्स्ट लाइन मिलेगी दैट विल बी ऑफ डायरेक्टिव। ऐसा नहीं है कि आप एक ही डायरेक्टिव लिख सकते हो, आप एक ही वेब पेज के ऊपर 3 to 4 डायरेक्टिव्स भी लिख सकते हो, बिकॉज वी नो कि जब भी हम कोई भी वेब फॉर्म क्रिएट करेंगे तो पहला डायरेक्टिव होगा दैट इज एट द रेट पेज, बिकॉज उसके ऊपर से ही कंपाइलर को पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर जो टेम्पलेट है वो वेब पेज है, राइट। उसके बाद अगर हमें वही वेब पेज के ऊपर यूजर कंट्रोल को रजिस्टर करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उसके लिए एट द रेट रजिस्टर डायरेक्टिव का यूज करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली वो जो सेकंड डायरेक्टिव हम यूज करेंगे एट द रेट पेज के बाद वो एट द रेट रजिस्टर डायरेक्टिव का। मीन्स इसके हिसाब से एक से ज्यादा भी डायरेक्टिव यूज कर सकते हैं। इट डिपेंड्स कि हम हमारे पेज के ऊपर कौन सी चीज करना चाहते हैं। बट वी नीड टू रिमेम्बर जो फर्स्ट डायरेक्टिव होगा दैट डायरेक्टिव विल बी कि हमें कंपाइलर को बताना है कि ये पर्टिकुलर टेम्पलेट है वो कौन से टाइप का है। मीन्स अगर वो वेब फॉर्म है तो फर्स्ट डायरेक्टिव विल बी एट द रेट पेज, अगर वो मास्टर पेज है देन द फर्स्ट डायरेक्टिव विल बी एट द रेट मास्टर, अगर वो यूजर कंट्रोल है देन द फर्स्ट डायरेक्टिव विल बी एट द रेट कंट्रोल। ये चीज हमें याद रखनी है। ऑलराइट, after that the second block is that is code declaration block. Again I repeat, the second block after directive you can put it is code declaration block. All right, कोड डिक्लेरेशन ब्लॉक में हम क्या कर सकते हैं? हम कोड डिक्लेरेशन ब्लॉक में डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिक्लेरेशन जो वेरिएबल्स के लिए भी हो सकता है, सब रूटीन्स डिफाइन करने हैं वो भी हम डिफाइन कर सकते हैं, फंक्शंस डिफाइन करने हैं हम वो भी वहां पे डिफाइन कर सकते हैं। मीन्स अगर आप उसको कंपेयर करोगे HTML पेज के साथ तो आप ऐसा कह सकते हो कि जो सारी चीजें आप स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखते थे, हेड के अंदर जो आप स्क्रिप्ट टैग लिखते थे, वैसे ही आप ASP.NET पेज के ऊपर भी स्क्रिप्ट टैग के अंदर ये सारी चीजें आप डिफाइन कर सकते हो। दैट इज सब रूटीन बना सकते हो, फंक्शंस बना सकते हो, डिक्लेरेशंस कर सकते हो। तो ये सारी चीजें अगर आप स्क्रिप्ट टैग के अंदर ASP.NET पेज के ऊपर करोगे देन इट विल बी कंसीडर्ड इन कोड डिक्लेरेशन ब्लॉक। दूसरी कौन सी चीज कोड डिक्लेरेशन ब्लॉक में आएगी? फॉर एग्जाम्पल जब भी हम पेज क्रिएट करते हैं हम एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई करते हैं कि हमें ये पर्टिकुलर पेज के लिए जो कोड फाइल है वो सेपरेट यूज करनी है। अगेन आई रिपीट, जब भी हम वेब फॉर्म क्रिएट करते हैं या फिर यूजर कंट्रोल क्रिएट करेंगे या फिर मास्टर पेज जब हम क्रिएट करते हैं, राइट, तो उस वक्त हम एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई करते हैं कि हमें इसके लिए जो कोड फाइल है वो सेपरेटली क्रिएट करनी है, राइट। अगर हम वो चेकबॉक्स को अनचेक कर देंगे, अगेन आई रिपीट, अगर हम वो चेकबॉक्स को अनचेक कर देंगे तो क्या होगा? वो पर्टिकुलर टेम्पलेट के लिए फिर वो वेब फॉर्म भी हो सकता है, मास्टर पेज भी हो सकता है, यूजर कंट्रोल भी हो सकता है। ये सारी चीज के लिए हम सेपरेट फाइल नहीं क्रिएट कर सकते, सेपरेट कोड फाइल नहीं क्रिएट कर सकते अगर हमने वो चेकबॉक्स को अनचेक कर दिया है, राइट। उस वक्त क्या होगा
कि जब भी कोई भी पेज क्रिएट होगा तो उसके लिए अगर हम बटन की क्लिक इवेंट ओपन करेंगे वो पर्टिकुलर पेज के ऊपर, तो वो सोर्स कोड में स्क्रिप्ट टैग के अंदर बटन की क्लिक इवेंट क्रिएट करेगा। अगेन आई रिपीट, वो अगर हमने वो चेकबॉक्स अनचेक किया है कि वो सेपरेट फाइल यूज करनी है, सेपरेट कोड फाइल यूज करनी है, राइट, और हमने वो सिलेक्शन को अनचेक किया है, सो ऑब्वियसली कोड फाइल सेपरेट क्रिएट नहीं होगी। लेकिन हम हमारे पेज के ऊपर ऑब्वियसली कोडिंग तो लिखेंगे ही, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? हम जब भी कोई भी कंट्रोल के लिए इवेंट ओपन करेंगे या फिर हमें और भी कोई लॉजिक लिखना है, तो सोर्स कोड के अंदर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन सोर्स कोड के अंदर हमें स्क्रिप्ट टैग के अंदर वो सारी चीजें लिखनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने पेज के ऊपर एक बटन रखा है और आपने वो जो चेकबॉक्स था दैट इज क्रिएट सेपरेट कोड फाइल, उसको अनचेक किया है और वो बटन के ऊपर डबल क्लिक करते हो तो ऑब्वियसली उसकी क्लिक इवेंट आप लिखना चाहते हो, दैट्स व्हाई आप वहां पे डबल क्लिक करोगे। तो उसके अंदर क्या होगा, वो बाय डिफॉल्ट स्क्रिप्ट टैग के अंदर उसको डिफाइन कर देगा, राइट। स्क्रिप्ट टैग के अंदर वो बटन की क्लिक इवेंट को डिफाइन कर देगा और वो कहाँ पे आएगा, सोर्स कोड में आएगा, राइट। सो दिस टाइप ऑफ ब्लॉक इज नोन एज कोड डिक्लेरेशन ब्लॉक, कि जहाँ पे आप स्क्रिप्ट टैग के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ लॉजिक लिख सकते हो। लेकिन हम ये कोड डिक्लेरेशन ब्लॉक यूज नहीं करते हैं बिकॉज हम सेपरेट फाइल क्रिएट करते हैं, ताकि अगर हमें डिजाइनिंग के लिए सोर्स कोड देखना है तो हम अलग से देख पाए, और अगर हमें लॉजिक देखना है तो हम अलग से देख पाए। इसलिए हम ये कोड डिक्लेरेशन ब्लॉक यूज नहीं करते। लेकिन अगर आप वैलिडेशंस करते हो, और वैलिडेशन कंट्रोल का यूज तो आप करोगे ही, लेकिन वैलिडेशन कंट्रोल के अलावा भी अगर आपको कोई और वैलिडेशन करने हैं तो ऑब्वियसली वो आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू करोगे। और अगर आप वो चीज जावास्क्रिप्ट के थ्रू करते हो तो ऑब्वियसली आप कहाँ पे लिखोगे, स्क्रिप्ट टैग के अंदर वो वैलिडेशन का कोड लिखोगे, राइट। सो उस वक्त आप कह सकते हो कि आपने कोड डिक्लेरेशन ब्लॉक का यूज किया है, राइट। अनदर इज ASP.NET कंट्रोल्स। ऑब्वियसली हमें पता है कि अगर हमें ASP.NET वेब पेज को डिजाइन करना है तो हमें ASP.NET कंट्रोल्स का यूज करना पड़ेगा। एंड वी नो कि ASP.NET कंट्रोल्स विल स्टार्ट विद एंगल ब्रैकेट ASP कॉलन, और उसके बाद वो पर्टिकुलर कौन से कंट्रोल का हमने यूज किया है उसके लिए जो क्लास होगा वो हम वहां पे लिखते हैं। बट अलॉन्ग विद दैट हमें ये भी ध्यान रखना है कि जब भी हम ASP.NET कंट्रोल्स का यूज करेंगे तो उस वक्त वो कंट्रोल के अंदर एक एट्रीब्यूट बाय डिफॉल्ट आएगा, एंड दैट एट्रीब्यूट विल बी रन एट इज इक्वल टू सर्वर। अगेन आई रिपीट, जब भी हम ASP.NET कंट्रोल्स का यूज करेंगे तो वो पर्टिकुलर कंट्रोल के टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट या फिर एक प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट आएगी, दैट इज रन एट इज इक्वल टू सर्वर। सारे ASP.NET कंट्रोल्स के अंदर आपको ये चीज मिलेगी ही, नॉट ओनली इन ASP.NET कंट्रोल्स, पर ये जो ASP.NET वेब पेज आप क्रिएट करोगे उसके ऊपर जो फॉर्म टैग होगा उसके अंदर भी रन एट इज इक्वल टू सर्वर आएगा। वो क्या स्पेसिफाई करता है कि ये पर्टिकुलर चीज सर्वर के ऊपर रन होगी, और हमें पता है कि ASP.NET इज सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। सो ऑब्वियसली ASP.NET का जो भी कोड होगा, जो भी कंट्रोल्स होंगे, जो भी क्लासेस होंगे, ईच एंड एवरीथिंग विल बी एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर। सो हमें यहाँ पे एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई करना है कि ये चीज सर्वर पे रन होगी। इसलिए ASP.NET के अंदर आप सोर्स कोड में देखोगे कोई भी एंटिटी आप यूज करोगे, फिर वो कंट्रोल्स है या फिर फॉर्म है या फिर और कुछ है, उसके अंदर ये रन एट इज इक्वल टू सर्वर एट्रीब्यूट होगा ही, right? After that, another thing that is on the ASP.NET web page can be code render blocks. Again, I repeat, ASP.NET controls के साथ साथ आप code render blocks का भी यूज कर सकते हो। Now, what is code render block? आपको याद हो तो हमने जब ग्रिड व्यू कंट्रोल का यूज किया था, ग्रिड व्यू कंट्रोल के अंदर मैंने आपको एक एग्जांपल करवाया था जिसके अंदर हमने मैथ्स, साइंस और इंग्लिश 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स का टोटल किया था, राइट। उस वक्त हमने क्या किया था, बाय डिफॉल्ट हमने ग्रिड व्यू को स्टेप्स का यूज करके कनेक्ट कर दिया था टेबल के साथ, लेकिन वो टोटल फील्ड थी वो टेबल के अंदर नहीं थी, वो हमने एक्सप्लिसिटली ऐड की थी ग्रिड व्यू कंट्रोल के अंदर।
और वो टोटल को कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या लिखा था, दैट इज एंगल ब्रैकेट, परसेंटेज, हैश, और उसके बाद हमने यूज किया था इवेल फंक्शन, राइट। अगर आपको याद हो तो हमने एंगल ब्रैकेट, परसेंटेज, हैश और इवेल फंक्शन, उसके बाद हमने जो भी वो फील्ड्स थी उसका कॉलम का नेम लिखा था, प्लस करके ये सारी चीजें हमने की थी, एंड द ब्लॉक वाज एंडेड विद परसेंटेज एंगल ब्रैकेट, राइट। सो आपको याद रखना है कि जब भी आप सोर्स कोड देखोगे और सोर्स कोड के अंदर आपको ये ऐसा टैग मिलेगा, दैट इज एंगल ब्रैकेट परसेंटेज एंड परसेंटेज एंगल ब्रैकेट, then this block will be considered as a code render block. Again I repeat, ऐसा कोड जो एंगल ब्रैकेट परसेंटेज और परसेंटेज एंगल ब्रैकेट के बीच में लिखा है, राइट, दैट ब्लॉक विल बी कंसिडर्ड एज कोड रेंडर ब्लॉक, राइट। सो ये भी हमने ऑलरेडी यूज किया हुआ है। ऑलराइट, आफ्टर दैट देयर कैन बी सर्वर साइड कमेंट्स। अगर हमें ASP.NET के अंदर कमेंट्स लिखनी है जो सर्वर पे ही उसको मतलब एग्जीक्यूशन होगा, राइट। सो अगर हमें सर्वर साइड कमेंट लिखनी है ASP.NET के अंदर तो हम क्या यूज कर सकते हैं, दैट इज वी कैन यूज एंगल ब्रैकेट परसेंटेज हाइफन हाइफन एंड इट विल एंड विथ हाइफन हाइफन परसेंटेज एंगल ब्रैकेट, राइट। अगेन आई रिपीट, अगर हमें सर्वर साइड कमेंट लिखनी है सोर्स व्यू में, सोर्स कोड के अंदर, मैं लॉजिक की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द सोर्स कोड। अगर मुझे सोर्स कोड में सर्वर साइड कमेंट्स लिखनी है तो मुझे लिखना पड़ेगा एंगल ब्रैकेट परसेंटेज हाइफन हाइफन, बीच में मुझे जो भी कमेंट डालनी है वो मैं डाल सकती हूँ, एंड द कमेंट विल एंड विथ हाइफन हाइफन परसेंटेज एंगल ब्रैकेट, राइट। इट मीन्स कि अगर आपको सोर्स कोड के अंदर कमेंट्स रखनी है तो आपको ये पर्टिकुलर ब्लॉक का यूज करना पड़ेगा, और यहाँ पे बीच में आप कोई भी कमेंट आप लिख सकते हो, राइट। ओके, आफ्टर दैट इट इज सर्वर साइड इंक्लूड डायरेक्टिव्स, राइट। जैसे आप सी प्लस प्लस में हैश इंक्लूड का यूज करते थे, और आपको पता है कि हैश इंक्लूड का यूज करके आप क्या करते थे, जो भी बिल्ट इन लाइब्रेरीज थी वो आप अपने प्रोग्राम के अंदर अगर उसके फंक्शंस का यूज करना चाहते हो तो आप वो पर्टिकुलर फाइल को इंक्लूड करते थे, दैट वर हेडर फाइल्स, राइट। लाइकवाइज अगर आपको यहाँ पे ASP.NET वेब पेज के ऊपर आपको और कोई ASP.NEट वेब पेज को इंक्लूड करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर और कोई वेब पेज है जिसके ऊपर कोई फंक्शनैलिटी है वो आपको डायरेक्टली यूज करनी है, राइट, तो आप क्या यूज कर सकते हो, दैट इज सर्वर साइड इंक्लूड डायरेक्ट। अगेन आई रिपीट, अगर आपको एक वेब पेज के ऊपर दूसरा कोई वेब पेज की जो फंक्शनैलिटी है वो अगर दूसरा कोई वेब पेज है वो आपको इंक्लूड करना है, राइट, तो आप सर्वर साइड इंक्लूड डायरेक्टिव्स का यूज कर सकते हो, राइट। वहां पे आपको वर्चुअल पाथ स्पेसिफाई करना है, राइट, और वो वर्चुअल पाथ पे से ASP.NET अपने आप को पर्टिकुलर वेब पेज को आपके वेब पेज के अंदर इंक्लूड कर देगा। ऑलराइट, आप क्या यूज कर सकते हो, राइट। अगर आपको सर्वर साइड इंक्लूड डायरेक्टिव का यूज करना है देन यू कैन यूज एंगल ब्रैकेट एक्सक्लेमेशन मार्क इंस्टेड ऑफ परसेंटेज, यू कैन यूज एंगल ब्रैकेट एक्सक्लेमेशन मार्क हाइफन हाइफन हैश, और उसके बाद आप लिखोगे इंक्लूड, और उसके बाद आपको जो भी फाइल इंक्लूड करनी है वो लिखोगे, एंड द टैग विल एंड विद हाइफन हाइफन एंगल ब्रैकेट, राइट। सो दिस इज द वे कि आप कैसे इंक्लूड डायरेक्टिव को लिख सकते हो। अगेन आई रिपीट, अगर आपको सर्वर साइड इंक्लूड डायरेक्टिव का यूज करना है यू नीड टू राइट एंगल ब्रैकेट एक्सक्लेमेशन मार्क, राइट, देन इट इज हाइफन हाइफन, आफ्टर दैट हैश include, then the file, and the tag will end with hyphen hyphen angle bracket, right? So इस हिसाब से आप एक वेब पेज के अंदर दूसरा वेब पेज आप इंक्लूड कर सकते हो, right? And the last thing is that you can specify on ASP.NET web page is literal text and HTML text. Obviously हमें पता है कि हम जब भी कोई ASP.NET वेब पेज क्रिएट करते हैं उसके अंदर भी हमें HTML टैग मिलता है, हेड टैग मिलता है, बॉडी टैग मिलता है, फॉर्म टैग मिलता है, DIV टैग मिलता है, और ऐसे ही बहुत सारे टैग्स हमें ASP.NET के वेब पेज के अंदर भी मिलते हैं, राइट। सो ऑब्वियसली हम ASP.NET वेब पेज के अंदर भी HTML टैग्स का यूज कर सकते हैं।
और उसके साथ साथ हम लिटरल टेक्स्ट का भी यूज कर सकते हैं। बट इन ASP.NET लिटरल टेक्स्ट आप लिटरल कंट्रोल का यूज करके आप लिख सकते हो, जो हमने स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम में लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स वाला जो पेज था उसके अंदर सब्जेक्ट्स को डिस्प्ले करने के लिए यूज किया था। अगेन आई रिपीट, हम ASP.NET वेब पेज के ऊपर लिटरल टेक्स्ट का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ASP.NET में लिटरल टेक्स्ट इज इन द फॉर्म ऑफ लिटरल कंट्रोल। जो हमने ASP.NET के अंदर जो हमने प्रैक्टिकल किया था, दैट इज स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, उसके अंदर हमने जो स्टूडेंट होम एरिया में सब्जेक्ट्स वाला जो पेज क्रिएट किया था, उसके अंदर हमने जो सब्जेक्ट्स डिस्प्ले करने के लिए कंट्रोल का यूज किया था, दैट वाज लिटरल कंट्रोल, राइट? मींस these are the different things which you can include on ASP.NET web page. That is, first is directives, that is at the rate page directive, at the rate master, at the rate control. After that it is code declaration block, जिसके अंदर आप script tag के अंदर logic लिख सकते हो. After that it is ASP.NET web, that is ASP.NET controls. Then it is code render block, जो आप एंगल ब्रैकेट परसेंटेज और परसेंटेज एंगल ब्रैकेट के बीच में लिखते हो वो. देन इट इज सर्वर साइड कमेंट्स. अगर आपको सर्वर साइड कमेंट्स लिखनी है तो आप लिख सकते हो विद इन एंगल ब्रैकेट परसेंटेज हाइफन हाइफन देन द कमेंट एंड आफ्टर दैट हाइफन हाइफन परसेंटेज एंगल ब्रैकेट, राइट? यू कैन ऑल्सो यूज इंक्लूड डायरेक्टिव्स. इंक्लूड डायरेक्टिव्स अगर आपको यूज करना है तो आपको वो टैग स्टार्ट करना पड़ेगा, दैट इज एंगल ब्रैकेट एक्सक्लेमेशन मार्क हाइफन हाइफन हैश इंक्लूड and the tag will end with hyphen hyphen angle bracket. And the last thing that can be included on ASP.NET web page is literal text, which is in the form of literal control and other HTML tags. Alright, students, so these are the list of things which you can include on ASP.NET web page. So this is the structure. You can say that these are the things which you can include within the formal structure of ASP.NET web page. Alright, students. Now the another topic which we will do today is machine.config file and web.config file. Right? I think last lecture में हमने with brief description मैंने दिया था about machine.config file and web.config file. Right? जब हमने पेज एट द रेट पेज डायरेक्टिव की वैलिडेट रिक्वेस्ट प्रॉपर्टी को हमने डिस्कस किया था. तब मैंने आपको बताया था that there are two types of configurations file that are present within ASP.NET, right? That is machine.config file and web.config file, right? So today we will see this two files. Now what is machine.config file? As the name says, it is a configuration file for the machine. Again I repeat, the name of the file configuration file is machine.config file. Means it is a configuration file for that particular machine. मीन्स जब भी आप विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करोगे, .NET फ्रेमवर्क इंस्टॉल करोगे, तो उसके अंदर आपके मशीन के लिए एक मशीन डॉट कॉन्फ़िग फाइल क्रिएट होगी. अगेन आई रिपीट, आपके मशीन के लिए एक मशीन डॉट कॉन्फ़िग फाइल क्रिएट होगी. एंड आफ्टर दैट आप जितनी भी वेब एप्लीकेशंस क्रिएट करोगे, सो वो पर्टिकुलर मशीन डॉट कॉन्फ़िग फाइल में से आपकी वेब डॉट कॉन्फ़िग फाइल इनहेरिट होगी, राइट? सॉरी, machine.config फाइल web.config फाइल के अंदर इनहेरिट होगी और आपकी वेब एप्लीकेशन के अंदर वो आपको क्रिएट करके दे देगा. मीन्स पर मशीन देयर इज अ सिंगल machine.config फाइल, लेकिन आप जितनी वेब एप्लीकेशन क्रिएट करोगे उतनी web.config फाइल्स क्रिएट होगी. लेकिन ये web.config फाइल्स के अंदर जो भी कॉन्फ़िगरेशंस आएंगे, डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशंस, वो कहां से आएंगे? machine.config फाइल में से. Means you need to remember that machine.config file is per machine for that particular machine, but web.config file is for .NET web application. Again I repeat, machine.config file is for that particular machine, right? मतलब per machine आपको एक ही machine.config file मिलेगी, लेकिन वेब डॉट कॉन्फ़िग फाइल आपको कितनी मिलेगी? जितनी भी आप .NET के अंदर वेब एप्लीकेशंस क्रिएट करोगे, वो सारी वेब एप्लीकेशंस के लिए वेब डॉट कॉन्फ़िग फाइल क्रिएट होगी, राइट? मशीन डॉट कॉन्फ़िग फाइल हम मॉडिफाई नहीं करते हैं, लेकिन वेब डॉट कॉन्फ़िग फाइल के अंदर हम मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, बिकॉज मशीन डॉट कॉन्फ़िग फाइल पर्टिकुलर मशीन के लिए है.
और वेब डॉट कॉन्फिग फाइल हमारी वेबसाइट के हिसाब से वो डिजाइन, उसके अंदर टैग्स और सारी चीजें होगी। दैट्स वाई हम वेब डॉट कॉन्फिग फाइल को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन हम मशीन डॉट कॉन्फिग फाइल को मॉडिफाई नहीं करते हैं, राइट। ऑलराइट, अब मशीन डॉट कॉन्फिग फाइल के अंदर ऑब्वियसली एलिमेंट्स होंगे, राइट। सो कौन सा एलिमेंट हमें मिलता है, दैट इज मशीन की। मशीन की के अंदर आप क्या सेट कर सकते हो, इट अलाउज यू टू सेट द सर्वर स्पेसिफिक की यूज फॉर एनक्रिप्टिंग द डेटा एंड क्रिएटिंग डिजिटल सिग्नेचर। ये आपको याद रखना है कि मशीन डॉट कॉन्फिग फाइल के अंदर आपको मशीन की नाम का एक एलिमेंट मिलेगा, दैट इज टैग मिलेगा, और उसके अंदर वो बाय डिफॉल्ट एक की क्रिएट करके देगा जो आपको एनक्रिप्शन करने के लिए और डिजिटल सिग्नेचर करने के लिए आप उसका यूज कर सकते हो। मीन्स वी कैन से कि बाय डिफॉल्ट अगर हम प्रोटेक्ट दैट इज फॉर्म्स ऑथेंटिकेशन में कुकीज का यूज करते हैं, व्यू स्टेट का यूज करते हैं, राइट। सो ये सारी चीजें हमने देखा है कि एनक्रिप्टेड मैनर में भी हम स्टोर कर सकते हैं, और वो एनक्रिप्शन करने के लिए जो भी की का यूज होगा, वो की ये मशीन की जो एलिमेंट है दैट इज विद इन मशीन डॉट कॉन्फिग फाइल, वहां से वो की को लेगा और उसके हिसाब से वो आपको एनक्रिप्शन करके दे देगा। मीन्स आपको याद रखना है कि अगर आप एनक्रिप्शन यूज करते हो दैट इज विद इन व्यू स्टेट और विद इन कुकीज दैट इज विद इन फॉर्म्स ऑथेंटिकेशन, राइट, वो सारे टोकन्स को एनक्रिप्ट करने के लिए ये मशीन की के अंदर जो भी सर्वर स्पेसिफिक की होगी वो आप वहां पे यूज कर सकते हो। डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट करने के लिए भी आप वहां से यूज ये मशीन की का यूज कर सकते, राइट। सो दिस इज एन एग्जांपल कि आप कैसे कर वो मशीन डॉट कॉन्फिग फाइल के अंदर मशीन की जो एट्रीब्यूट सॉरी एलिमेंट है वो कैसे होगा। ऑब्वियसली हमें पता है द नेम ऑफ द एलिमेंट इज मशीन की। वैलिडेशन की ऑब्वियसली वहां पे ऑटो जनरेट लिखा है। डिक्रिप्शन की ऑटो जनरेट होगी, और कौन से टाइप का वैलिडेशन होगा, देन इट विल यूज SHA-1 एल्गोरिथम। बाय डिफॉल्ट मशीन की एलिमेंट जो मशीन डॉट कॉन्फिग फाइल के अंदर है उसके अंदर ऐसा पूरा सेटिंग किया हुआ आपको मिलेगा। दैट इज वैलिडेशन की मतलब एनक्रिप्शन की ऑटो जनरेट होगी, डिक्रिप्शन की ऑटो जनरेट होगी, और वो ऑटो जनरेट की जो जनरेट होती है वो कौन से एल्गोरिदम का यूज करके होगी, दैट इज SHA-1। मतलब ये एल्गोरिदम और वो सारी चीजें हमें स्टडी नहीं करनी है, बिकॉज वो ऑटोमेटिकली वो सारी चीज जनरेट करके हमें दे देता है। ऑलराइट, after that second element within machine.config file is process model। वो आपको क्या अलाउ करेगा, इट अलाउज यू टू कॉन्फ़िगर हाउ ASP.NET वर्कर प्रोसेस recycles application domain and the Windows account it executes under with determine which determines its privileges। In short, सिंपल टर्म्स में मैं आपको समझाऊं तो प्रोसेस मॉडल के अंदर आपका जो विंडोज अकाउंट है जिसके ऊपर आप ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कर रहे हो, राइट, वो विंडोज अकाउंट का जो भी मतलब उसके अंदर जो भी सेटिंग्स किए हुए हैं, जो भी प्रिविलेजेस है, जो भी रोल्स है, वो सारी चीजें वो डिटरमाइन करेगा, और उसके हिसाब से आपकी एप्लीकेशन है उसको वो एग्जीक्यूट करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन आपको स्पेसिफाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको याद हो तो जब हमने लॉगिन कंट्रोल्स का यूज किया था उस वक्त हमने वेब डॉट कॉन्फिग फाइल के अंदर ऑथेंटिकेशन मोड को चेंज नहीं किया था, राइट। बाय डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन मोड होता है वो विंडोज ऑथेंटिकेशन मोड होता है। मीन्स आपकी जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका जो अकाउंट है उसके हिसाब से वो लॉगिन करके आपको दे देगा। और वही चीज हमने लॉगिन कंट्रोल्स के अंदर देखी थी। पहली बार जब हमने लॉगिन कंट्रोल्स वाली एप्लीकेशन एग्जीक्यूट की थी तब हमने ऑथेंटिकेशन मोड चेंज नहीं किया था। सो उसने क्या कर दिया था, उसने विंडोज अकाउंट जो था उसके हिसाब से उसने लॉगिन करके हमें दे दिया था। पर मुझे ऐसा नहीं चाहिए था, मैंने जो यूजर क्रिएट किया है उसके हिसाब से मुझे लॉगिन करना था। इसलिए हमने वेब डॉट कॉन्फिग फाइल के अंदर ऑथेंटिकेशन मोड चेंज किया था फॉर्म्स करने के बाद ही हम हमारे यूजर के साथ उसके अंदर लॉगिन कर पाए थे। ऐसा क्यों हुआ था, बिकॉज मशीन डॉट कॉन्फिग फाइल के अंदर ऑथेंटिकेशन मोड बाय डिफॉल्ट विंडोज सेट किया हुआ होता है, और वही चीज वेब डॉट कॉन्फिग फाइल के अंदर इनहेरिट हुई थी, इसलिए बाय डिफॉल्ट उसने ऑथेंटिकेशन मोड विंडोज कंसीडर कर दिया था। लेकिन
हमें वहां पे एक्सप्लिसिटली चेंज करना पड़ेगा, दैट इज ऑथेंटिकेशन मोड इज इक्वल टू फॉर्म्स। तो हम अपने हिसाब से उस लॉगिन कंट्रोल्स का यूज कर सकते हैं। और ये सारी चीजें ऐसे क्यों वर्क करती है, बिकॉज जो भी मशीन डॉट कॉन्फिग फाइल, जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, उसके अंदर जो प्रोसेस मॉडल नाम का जो एलिमेंट है, दैट इज टैग है, उसके अंदर ऑटो कॉन्फ़िग ट्रू सेट किया हुआ है। और जब भी ये ऑटो कॉन्फ़िग ट्रू है, ट्रू होगा, विंडोज अकाउंट वो डिटरमाइन करेगा और उसके हिसाब से वो प्रिविलेजेस आपको देगा। और हमें पता है कि हम मशीन डॉट कॉन्फ़िग फाइल को चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हम वेब डॉट कॉन्फ़िग फाइल के अंदर ऑथेंटिकेशन मोड चेंज करते हैं, राइट? So these are the important things which you need to remember about machine.config file. Alright. Now web.config file, as we know that it is a configuration file for our ASP.NET web application. अगर हमें हमारी पर्टिकुलर वेब एप्लीकेशन के लिए कोई भी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स करने हैं, तो हम web.config फाइल के अंदर कर सकते हैं। हमने ये चीज बहुत बार हमारी जो भी वेबसाइट्स हम डेवलप कर रहे थे, उसके अंदर हमने प्रैक्टिकल में देखा था। We know कि web.config file and machine.config file both are written in XML language। मतलब XML लैंग्वेज के जो भी क्राइटेरियाज है, दैट इज केस सेंसिटिविटी, दैट इज वन क्राइटेरिया। दूसरी XML जो लैंग्वेज है वो टैग्स और उसके एट्रीब्यूट्स का यूज करके ही होती है, राइट? वो सारी चीजें हमें यहाँ पे फॉलो करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने आपको बोला था कि जब भी आप वेब डॉट कॉन्फिग फाइल के अंदर कोई भी चेंजेस करते हो, कोई भी टैग्स इंक्लूड करते हो, उसके एट्रीब्यूट्स इंक्लूड करते हो, एट्रीब्यूट्स के लिए आप उसके वैल्यूज इंक्लूड करते हो, तो आपको याद रखना है कि वो XML लैंग्वेज के अंदर है। और अगर वो XML लैंग्वेज के अंदर है तो वो केस सेंसिटिव है। और अगर आप वैल्यू में भी केस सेंसिटिविटी का ध्यान नहीं रखोगे तो वो आपको एरर देगा, राइट? इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कनेक्शन स्ट्रिंग लिखते हो या फिर और कोई वैल्यू उसके अंदर स्पेसिफाई करते हो वेब डॉट कॉन्फिग फाइल के अंदर, तो केस सेंसिटिविटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान में रखना है। मीन्स जब भी आप XML फाइल के साथ डील करोगे, फिर वो वेब डॉट कॉन्फिग फाइल हो या फिर कोई एडवर्टाइजमेंट फाइल हो या फिर साइट मैप फाइल हो, वहां पे आपको केस सेंसिटिविटी का ध्यान रखना है। Another thing is web.config file can act as a central location for storing the information. Again, I repeat, web.config file can also act as a central location for storing the information for our web page. एक चीज हम कॉन्फ़िगरेशंस तो web.config फाइल के अंदर सेट कर ही सकते हैं, लेकिन हम web.config फाइल को एज अ सेंट्रल लोकेशन भी कंसिडर कर सकते हैं कि जहां पे हम सारे वेब पेजेस के लिए इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, राइट? हम क्या करते हैं, जब भी हमें कनेक्शन स्ट्रिंग का यूज करना है डेटाबेस के अंदर, तो हम उसको वेब डॉट कॉन्फिग फाइल के अंदर स्पेसिफाई कर देते हैं, ताकि हमें सारे वेब पेजेस के ऊपर नहीं लिखनी पड़े, वो कनेक्शन स्ट्रिंग नहीं लिखनी पड़े, राइट? अनदर थिंग हमने देखा था कि अगर हमें थीम्स को सेंट्रल लोकेशन पे सेट करना है, तो भी हम वेब डॉट कॉन्फिग फाइल के अंदर पेजेस का जो एलिमेंट होगा उसके अंदर हम सेट कर सकते हैं, राइट? इट मीन्स कि हमें हमारी एप्लीकेशंस के लिए जितने भी पेजेस हैं, वो सारे पेजेस के अंदर अगर आपको एक एक ही जगह पे वो सारे सेटिंग्स करने हैं, एक ही जगह पे इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, तो आप वेब डॉट कॉन्फिग फाइल का यूज कर सकते हो। मीन्स वेब डॉट कॉन्फिग फाइल कैन एक्ट एज अ कॉन्फ़िगरेशन फाइल एज वेल एज अ सेंट्रल लोकेशन के जहाँ पे आप दूसरी सारी इंफॉर्मेशन भी स्टोर कर सकते हो। बट ओवर हियर यू नीड टू रिमेम्बर इज ये फाइल XML फाइल है और आपको XML फाइल के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो आपको यूज करने पड़ेंगे। मतलब कि सेंसिटिविटी का ध्यान रखना पड़ेगा, उसके टैग्स, एट्रीब्यूट्स, वैल्यूज, वो सारी चीज का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, राइट? ऑलराइट, आप कौन कौन सी चीजें स्टोर कर सकते हो, दैट इज डेटाबेस कनेक्शन। हमने ये भी देखा था कि सेशन स्टेट का टैग यूज करके हम सेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी हम वेब डॉट कॉन्फिग फाइल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। एरर हैंडलिंग के लिए भी हम इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, वो हम फर्दर दूसरे लेक्चर्स में देखेंगे। सिक्योरिटी रिलेटेड भी हम वेब डॉट कॉन्फिग फाइल के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने अभी देखा ऑथेंटिकेशन मोड इज इक्वल टू फॉर्म्स और विंडोज, राइट? अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज आप वेब डॉट कॉन्फिग फाइल एक से ज्यादा भी आपकी वेब एप्लीकेशन के अंदर इंक्लूड कर सकते हो, बट द क्राइटेरिया इज
वो सारी web.config फाइल सेपरेट फोल्डर के अंदर होनी चाहिए. Again, I repeat, you can include multiple web.config files within your website, but the criteria is all web.config files must be in the separate folder. फॉर एग्जाम्पल, हमने जो स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप की थी उसके अंदर जो मेन स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का फोल्डर है उसके अंदर मैं एक वेब डॉट कॉन्फिग फाइल को क्रिएट कर सकती हूँ. फिर मैंने स्टूडेंट होम एरिया के जितने भी पेजेस क्रिएट किए थे, अगर मैंने वो पेजेस अलग फोल्डर के अंदर स्टोर किए हुए होते, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, तो मैं वो स्टूडेंट फोल्डर के अंदर भी सेपरेट वेब डॉट कॉन्फिग फाइल यूज कर सकती. लाइकवाइज अगर फैकल्टी होम एरिया के जितने भी पेजेस थे वो अगर मैंने सेपरेट फोल्डर के अंदर स्पेसिफाई किए होते और मुझे फैकल्टी होम एरिया के लिए कोई सेटिंग्स करने हैं, कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स करने हैं, तो मैं वो फैकल्टी फोल्डर के अंदर भी दूसरी वेब डॉट कॉन्फिग फाइल इंक्लूड कर सकती हूँ. मीन्स मैं मेरी वेब एप्लीकेशन के अंदर अकॉर्डिंग टू द फंक्शनैलिटी, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ यूजर, मैं सेपरेट फोल्डर्स अगर मैं क्रिएट करती हूँ तो उसके अंदर मैं सेपरेट वेब डॉट कॉन्फिग फाइल यूज करके सारे होम एरियाज को मैं एक्सप्लिसिटली कस्टमाइज कर सकती हूँ. एक्सप्लिसिटली उसके लिए जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो सेट कर सकती हूँ और वो सारी चीजें मैं एक सेपरेट फोल्डर के अंदर वेब डॉट कॉन्फिग फाइल के अंदर स्टोर करूंगी. राइट, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट वेब डॉट कॉन्फिग फाइल. वेब डॉट कॉन्फिग फाइल के अंदर अगर आपको नेम वैल्यू पेयर स्टोर करनी है, अगेन आई रिपीट, वेब डॉट कॉन्फिग फाइल के अंदर अगर आपको नेम वैल्यू पेयर या फिर की वैल्यू पेयर स्टोर करनी है, राइट, तो आप वेब डॉट कॉन्फिग फाइल के अंदर कॉन्फ़िगरेशन नाम का टैग आएगा, उसके अंदर आप एपीपी सेटिंग्स नाम का टैग लिखोगे और उसके अंदर जितनी भी नेम वैल्यू पेयर आपको स्टोर करनी है उतने ऐड टैग्स लिख के आप नेम और उसकी वैल्यू स्टोर कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है एपीपी सेटिंग्स टैग के अंदर ऐड टैग का यूज करके नेम इज इक्वल टू साइट नेम, मतलब वेरिएबल नेम या फिर की आपने क्या लिखी है, साइट नेम, और उसके अंदर मैंने वैल्यू क्या स्टोर की है, ASP नेट विद VB, मतलब वेरिएबल नेम आएगा साइट नेम और वैल्यू क्या आएगी, ASP नेट विद VB. राइट, मीन्स ऐसे ही आप जितने भी ग्लोबल वेरिएबल्स क्रिएट करना चाहते हो, नेम वैल्यू पेयर क्रिएट करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो, इजीली कर सकते हो, राइट, विद इन वेब डॉट कॉन्फिग फाइल. ऑलराइट, अगर मुझे वही नेम वैल्यू पेयर जो मैंने वेब डॉट कॉन्फिग फाइल के अंदर स्टोर की है उसकी वैल्यू मुझे रिट्राइव करनी है, तो मैं क्या करूंगी, मुझे पता था कि वो जो वैल्यू थी वो स्ट्रिंग टाइप की है, तो मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया दैट इज डीम ए सेटिंग्स एज स्ट्रिंग, और मैंने वो जो साइट नेम जो वेरिएबल नेम था वो एपीपी सेटिंग्स टैग के अंदर था. राइट, सो मैं कैसे रिट्राइव करूंगी, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर क्लास का यूज करूंगी, डॉट उसका एपीपी सेटिंग्स नाम का जो कलेक्शन है उसका मैं यूज करूंगी, और वो कलेक्शन में से मुझे कौन से की वैल्यू चाहिए, दैट इज साइट नेम. सो मैं यहाँ पे साइट नेम लिखूंगी तो वो मुझे रिट्राइव करके देगा ASP नेट विद VB, और वो मुझे कहाँ पे मिलेगा, I will get that value within a settings variable because मैंने उसके अंदर स्टोर किया है. मीन्स यहाँ पे आपको याद रखना है कि हमने जब कनेक्शन स्ट्रिंग को रिट्रीव किया था तो हमने कलेक्शन यूज किया था कनेक्शन स्ट्रिंग्स. यहाँ पे हमें एप्लीकेशन सेटिंग्स को रिट्रीव करना है तो यहाँ पे मैं यूज करूंगी दैट इज एपीपी सेटिंग्स, और उसके बाद जो सेटिंग्स का नेम है वो दैट इज साइट नेम, तो मुझे वो उसकी वैल्यू रिट्रीव करके दे देगा. नाउ विद इन वेब डॉट कॉन्फिग फाइल द टैग दैट इज सिस्टम डॉट वेब वो क्या कंटेन करेगा, it contains the entire configuration specific to the ASP.NET. मतलब आपको याद रखना है कि अगर आपको आपकी पर्टिकुलर वेब एप्लीकेशन के लिए कोई भी सेटिंग स्पेसिफाई करने हैं तो वो सारे सेटिंग्स सिस्टम डॉट वेब टैग के अंदर आप करोगे. अगेन आई रिपीट, आपकी वेब एप्लीकेशन के लिए आपको जितने भी सेटिंग्स करने हैं विद विद इन वेब डॉट कॉन्फिग फाइल, तो आप वो सारे सेटिंग्स के टैग सिस्टम डॉट वेब टैग के अंदर लिखोगे. इट मीन्स वी कैन से कि ऑथेंटिकेशन के लिए, ऑथोराइजेशन के लिए, कंपाइलेशन के लिए, कस्टम एरर के लिए, पेजेस, सेशन स्टेट, मीन्स ये सारे जितने भी टैग्स हम लिखेंगे उसका पेरेंट टैग कौन सा होगा, दैट इज सिस्टम डॉट
वेब टैग। मतलब सिस्टम डॉट वेब टैग के अंदर आप सारी पूरी ASP.NET वेब एप्लीकेशन के जो भी कॉन्फ़िगरेशन सेंट्रलाइज आपको स्टोर करने हैं वो आप कर सकते हैं, राइट। ऑलराइट, सो हमने कौन से एलिमेंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किया, दैट इज सिस्टम डॉट वेब टैग के अंदर आप ये सारे एलिमेंट्स इंक्लूड कर सकते हो। कौन कौन से एलिमेंट्स है? फर्स्ट इज ऑथेंटिकेशन। हमने अभी डिस्कस किया था कि अगर हमें यूजर के लिए ऑथेंटिकेशन मोड सेट करना है तो हम ऑथेंटिकेशन टैग का यूज कर सकते हैं। दैट इज ऑथेंटिकेशन मोड इक्वल टू फॉर्म्स, ऑथेंटिकेशन मोड इक्वल टू विंडोज। मतलब यूजर्स आइडेंटिटी हमें कहाँ से लेनी है, राइट, वो हम ऑथेंटिकेशन के अंदर सेट कर सकते हैं। अनदर इज ऑथोराइजेशन। ऑथोराइजेशन के अंदर हम क्या सेट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर यूजर कौन से रिसोर्सेज को एप्लीकेशन में से यूज कर सकता है। अगेन आई रिपीट, यूजर पूरी एप्लीकेशन में से कौन कौन से रिसोर्सेज को कौन से प्रिविलेजेस के साथ एक्सेस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप पर्टिकुलर यूजर को इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और डिस्प्ले सारी फैसिलिटीज है, उसमें से सिर्फ आप उसको डिस्प्ले फैसिलिटी देना चाहते हो तो आप उसके हिसाब से रोल सेट करोगे और वो पर्टिकुलर रोल आप ऑथोराइजेशन टैग के अंदर लिखोगे, राइट, तो आप वहां पे सेट कर सकते हो। अनदर थिंग इज, आप सिर्फ पेज के ऊपर स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी के साथ नहीं पर पूरे पेज के लिए भी आप ऑथराइजेशन सेट कर सकते हो। मतलब XYZ यूजर ये पेज को एक्सेस कर सकता है कि नहीं कर सकता है, वो आप ऑथराइजेशन टैग के अंदर सेट कर सकते हो। अनदर इज कंपाइलेशन। ऑब्वियसली कंपाइलेशन टैग के अंदर आपके एप्लीकेशन की जो भी ग्लोबल असेंबली कैश है, दैट इज गेक, जो हमने ऑलरेडी VB.NET के अंदर पढ़ा हुआ है। गेक फोल्डर के अंदर आपको क्या मिलेगा? आपको गेक फोल्डर के अंदर सारी असेंबलीज मिलेगी जो आपकी एप्लीकेशन यूज कर रही है, राइट। सो अगर वो आपको सेट करना है तो आप कंपाइलेशन टैग का यूज कर सकते हैं। अनदर इज कस्टम एरर्स। फॉर एग्जांपल, आपको सेंट्रली एक पेज सेट करना है कि अगर कोई भी एरर आती है तो यूजर को ये पर्टिकुलर पेज के ऊपर नेविगेट करवा देना है। तो आप कस्टम एरर्स के अंदर वो URL आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि अगर ये एरर आती है तो कहाँ पे यूजर को रिडायरेक्ट करना है, राइट। उसके अंदर भी बहुत सारे डिफरेंट सेटिंग्स है, वो हम डिटेल में बाद में देखेंगे। अनदर इज पेजेस। और हमने देखा था कि अगर हमें थीम्स वेब डॉट कॉन्फिग फाइल के अंदर सेट करनी है तो हम वेब डॉट कॉन्फिग फाइल के अंदर पेजेस नाम का जो एलिमेंट है उसका यूज कर सकते हैं। लाइकवाइज, अगर आपको यूजर प्रोफाइल सेट करनी है तो भी आप पेजेस टैग का यूज कर सकते हो। मीन्स पेज रिलेटेड सेटिंग्स अगर आपको सेंट्रली स्टोर करने हैं तो आप पेजेस टैग का यूज कर सकते हैं। सेशन स्टेट तो हमने देखा हुआ ही है कि सेशन स्टेट के अंदर हम यूजर के जो सेशन रिलेटेड जो भी सेटिंग्स है, उसकी इंफॉर्मेशन रिलेटेड जो भी सेटिंग्स है वो हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। अनदर इज स्ट्रेस। स्ट्रेस के अंदर आपको पता है व्हाट इज स्ट्रेसिंग। हम स्टेप बाय स्टेप जो भी हम डिबग करने के लिए करते हैं कि हमारा कंट्रोल कहाँ से कहाँ जा रहा है, कौन से फंक्शन में से कौन से फंक्शन में जंप कर रहा है, राइट। उसकी पूरी इंफॉर्मेशन के लिए जो भी आपको सेटिंग्स करने हैं वो आप ट्रेस टैग के अंदर कर सकते हो। आपने नोट किया होगा कि जब भी कोई भी एरर आती है तो वो ASP.NET का एरर पेज आपको देता है, जहां पे पहली लाइन में उसका डिस्क्रिप्शन आएगा, कौन से पेज के ऊपर एरर है उसके बाद वो आएगा और नीचे बहुत सारी ट्रेसिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है, राइट। सो वो सारी चीजें सेटिंग, वो सारी इंफॉर्मेशन के लिए जो भी आप सेटिंग करोगे वो ये ट्रेस टैग के अंदर आप सेट कर सकते हैं, राइट। सो दिस वर द एलिमेंट्स के जो आप सिस्टम डॉट वेब टैग के अंदर लिख सकते हैं। नाउ द थिंग इज दैट अगर आपको वेब डॉट कॉन्फिग फाइल में से कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करनी है then you need to use web configuration manager class. Again I repeat, आपको web dot config फाइल में से कोई भी इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करना है, राइट, तो आप वेब कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर क्लास का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, हमने कनेक्शन स्ट्रिंग लिखने के लिए इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखा था, दैट इज इंपोर्ट सिस्टम डॉट वेब डॉट कॉन्फ़िगरेशन। वो नेम स्पेस हमने इंपोर्ट की थी और उसके बाद हमने कनेक्शन स्ट्रिंग का जो SQL कनेक्शन क्लास का यूज किया था उसके अंदर हमने लिखा था वेब कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग्स, राइट।
सो वो यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है कि अगर आपको ASP.NET के अंदर web.config फाइल में से कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना है, देन system.web.configuration जो नेम स्पेस है उसके अंदर वेब कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर नाम का जो क्लास है आप उसका यूज कर सकते हैं, राइट। उसका यूज करके आप कोई भी टाइप की इंफॉर्मेशन वेब डॉट कॉन्फ़िग फाइल में से रिट्राइव कर सकते हो, राइट। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट वेब डॉट कॉन्फ़िग फाइल कि हम वेब डॉट कॉन्फ़िग फाइल में सिस्टम डॉट वेब टैग जो इम्पोर्टेंट टैग है जिसके अंदर हम सारी सेटिंग्स करते हैं उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स का हम यूज कर सकते हैं, राइट। ओके, और ये तो हमने पहले ही डिस्कस किया था कि सिस्टम डॉट वेब डॉट कॉन्फ़िगरेशन जो नेम स्पेस है उसका यूज करके आप उसके अंदर जो वेब कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर क्लास है वो आप यूज कर सकते हो और उसके अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग्स, एप्लीकेशन सेटिंग्स और दूसरे सारे बहुत सारे प्रॉपर्टीज और कलेक्शंस मिलेंगे जिसका यूज करके आप वेब डॉट कॉन्फ़िग फाइल के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप एक्सेस कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट web.config फाइल। अब अगर आपको web.config फाइल को कोडिंग थ्रू या फिर फाइल में से डायरेक्ट मॉडिफाई नहीं करना है तो आप उसका GUI भी यूज कर सकते हो, दैट इज वेट, वेबसाइट एडमिनिस्ट्रेशन टूल, राइट। अगेन आई रिपीट, अगर आपको web.config फाइल को फाइल के अंदर जाके मतलब सोर्स कोड का यूज करके टैग्स का यूज करके आपको चेंज नहीं करना है, आपको कस्टमाइज नहीं करना है तो आप उसका GUI भी यूज कर सकते हो, दैट इज वेबसाइट एडमिनिस्ट्रेशन टूल, राइट। राइट स्टूडेंट्स, लेट्स डू वन थिंग, ये टॉपिक ये लेक्चर में कंप्लीट नहीं होगा, राइट। सो ये टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बिकॉज इतना टाइम नहीं है कि हम ये पूरा टॉपिक कंप्लीट कर पाए, राइट। सो ये लेक्चर के अंदर जो डिस्कशन है वो हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। हम ये देख लेते हैं कि सिलेबस में हमने कौन सी चीज कंप्लीट की। सो पहले हमने ये सारी चीजें तो चेंजेस किया ही था कि पहले हमने कौन कौन सी चीजें यूज की है। आज हमने कंप्लीट किया दैट इज वेब डॉट कॉन्फिग फाइल, राइट। वी हैव कंप्लीटेड वेब डॉट कॉन्फिग फाइल। सो यहाँ पे ये एक और टॉपिक जो आपके सिलेबस में है वो कंप्लीट हो गया है, राइट। आपने भी सारी चीजें नोट की ही होगी, राइट। सो मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। सो इतना सिलेबस में कंप्लीट हुआ है, बहुत सारा बाकी भी है। और जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स तो नहीं कह सकते बिकॉज वो सारी चीजें एग्जाम में आपको आती ही है, उसमें से हमने ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट किए थे, राइट। एंड टुडे वी हैव कंप्लीटेड दैट इज दिस स्ट्रक्चर ऑफ ASP.NET वेब पेज, मशीन डॉट कॉन्फिग फाइल एंड वेब डॉट कॉन्फिग फाइल, राइट। इतने टॉपिक्स आज हमने कंप्लीट कर दिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम WAT दैट इज वेट, वेबसाइट एडमिनिस्ट्रेशन टूल से स्टार्ट करेंगे, राइट स्टूडेंट्स। सो लेट्स एंड अवर लेक्चर ओवर हियर। अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हो वरना हम ये मीटिंग लीव करेंगे।